ग्राफिकल टाइप तो उसमें नहीं मिलेगा कुछ भी आपको। जनरली एक सवाल है जिसमें उन्होंने वैल्यूज दी दी हैं, उसके बाद प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी ग्रुप का होगा, कौन सा एलिमेंट है, उस टाइप के सवाल है, उसको हम लास्ट में कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, जो एक्सेप्शन आपको समझ में नहीं आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा जो सेकंड पीरियड में हमारे पास आयनाइजेशन थेरेपी का पार्ट मतलब जो ट्रेंड है दैट इज लिथियम, इससे ज्यादा होता है बेरिलियम का, राइट। एंड देन बेरिलियम और बोरॉन में जब देखते हैं तो बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरॉन का कम होता है। एंड उसके बाद फिर बोरॉन से फिर आगे होता है कार्बन का, सॉरी कार्बन कार्बन का, उससे ज्यादा होता है फिर नाइट्रोजन का, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, हाँ? और उसके बाद फिर आपके पास फ्लोरीन और नियॉन में तो जो ट्रेंड है वही ट्रेंड रहता है, ठीक है। जनरली जो कहा जाता है, इफ आई गो अलोंग दिस वन पीरियड then the ionization enthalpy should increases, right? करेक्ट, ये सुनो सही है ना। सही। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि ये नाइट्रोजन का जो है यहाँ पे ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है, इसको समझते पहले, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस लेके सबसे पहले जो भी है ना, अगर आपको यहाँ पे अच्छा ये इंक्रीज क्यों कर रहा है आप बताइए जरा। why is this increasing ionization enthalpy? If I go along a period it increases. Why does it increase? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, हाँ न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन, बढ़ेगा तो हाँ अट्रैक्शन बिटवीन, ज्यादा होगा हाँ बिटवीन, प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यस इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, मुश्किल है। रिमूविंग इज डिफिकल्ट, राइट, रिमूव इज डिफिकल्ट। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन में वो किस तरह से है। सो इट इज 1s2 2s2 एंड देन 2p3, राइट, 2p3 है ना, ऐसे है फहद ये नोटल में, यस ठीक है। ऑक्सीजन का किस तरह से होगा, 1s2 2s2 2p4। अच्छा ये 1s2 2s2 हमारे काम का नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 2p3 से निकलेगा और यहाँ पे निकलेगा 2p4 से, राइट। So in the ground state, that means when we have not removed any electron, in nitrogen we will be having the p orbital which looks something like this. In oxygen we will have which will be looking something like this. 1 2 3 and the fourth electron will go here, right? Acha, when we remove one electron that means it will get a positive charge, है ना, n plus हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने तो। अच्छा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो it is going from half filled to partially filled, right? और यहां से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑक्सीजन में जो प्लस आएगा ठीक है। सो नाइट्रोजन इज गोइंग फ्रॉम हाफ फिल्ड टू पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड मतलब कोई भी ऐसा केस जो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये भी फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड नहीं है ऑक्सीजन वाला, तो दिस इज आल्सो पार्शियली फिल्ड एंड दिस इज हाफ फिल्ड। एंड वी नो दैट हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, यस और नो, टेल मी। करेक्ट, हाफ फिल्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ बिट इजियर इन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है, ज्यादा होना चाहिए था लेकिन ये कम क्यों है, because oxygen goes from a partially filled configuration to a half filled configuration which is more stable. That is why it is a bit easier to remove electrons from the oxygen atom rather than in nitrogen atom where we are going from half filled to partially filled. आपको समझ में आया? पर सर ये तो फिर हर पीरियड में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए। हाँ हाँ लेकिन करेक्ट, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको पीरियड 2 ही के बारे में ज्यादा पढ़ना है ना अब जैसे, ठीक है। इस वजह से आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस, हर पीरियड में आपको एक्सेप्शन याद करके नहीं रखने, सेकंड पीरियड अब जैसे उसी तरह नाइट्रोजन के नीचे क्या कौन सा एलिमेंट आता है, फास्फोरस आता है ना। तो फास्फोरस और सल्फर का भी आप आयनाइजेशन निकाल के देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम के पास है 1s2 2s2, राइट, और बोरॉन के पास है सॉरी 1s2 2s2 2p1। अब एक बात बताइए, एस सबशेल है, इट इज नियरर टू द न्यूक्लियस,
है ना, करेक्ट? यस। So removing the electron from the s subshell of the second shell will be a bit tougher than removing the electron from the p subshell, है ना, क्योंकि p में यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, और इसको निकालना हमारे लिए आसान होगा क्योंकि p जो है थोड़ा दूर रहता है। गॉट इट? इसमें ये वाला रीजन नहीं है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कि हाँ नहीं, हाँ नहीं नहीं, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला तो यहाँ पे नहीं है ना कुछ भी, यहाँ पे डिफरेंस इन द सबशेल। यदि वी हैव s सबशेल, वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s सबशेल, क्योंकि हो ही नहीं रहा ना ऐसा, तो आप इसको बना के भी रहिए तो कहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। अगर आप बेरिलियम को देखिएगा ग्राउंड स्टेट में, तो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2, और अगर बेरिलियम पॉजिटिव कीजिएगा तो इट इज गोइंग टू बी सेकंड शेल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, right? और यहाँ बोरॉन के लिए आपके पास है, सिर्फ आपको p देखना है, और यहाँ पे बोरॉन में p के पास कुछ भी नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा। इसमें तो कहीं पे भी आपके पास ये फुली फिल्ड से हाफ फिल्ड जा रहा है, तो कोई आपको ज्यादा खास फर्क पड़ नहीं रहा है यहाँ पे, तो उससे आपको बेसिस नहीं है, बेसिस है यहाँ पे हमारे पास वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s section which is closer to the nucleus, that is why it is bit difficult. We are removing electron from the p section, यहाँ पे इसकी वजह से आसान है, ये भी आसान है क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ये सेकंड शेल है, यहाँ पे भी ये सेकंड शेल है, शेल सेम है लेकिन यहाँ पे सबशेल डिफरेंट है, इस वजह से आसान हो गया। गॉट इट? बट सर फिर ऐसे तो कोई ट्रेंड होना ही नहीं चाहिए ना पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि बताइए। जैसे ऑलमोस्ट एलिमेंट्स जो है वो जब आगे बढ़ते रहेंगे तो एस भी होगा, पी भी होगा, फिर तो क्लोजनेस सब में मैटर करेगा, तो ट्रेंड तो होगा नहीं कुछ भी, कभी भी कोई भी। ट्रेंड तो आप इन जनरल एक ट्रेंड तो बोला जाएगा ना, लाइक जब भी आपके पास क्या बोलते हैं प्रोटॉन का, अब वही है ना, जितना आप उसमें नुआंसेस में जाइएगा उतना आपको ट्रेंड नहीं नजर आता रहेगा। आप जनरली बोल सकते हैं ऐसा कि क्या बोलते हैं लड़कों की हाइट ज्यादा होती है लड़कियों से, वो, लेकिन होता तो नहीं है ऐसा हर केस में ना, हर केस में तो नहीं होता ना, समझे आप, समझ रहे हैं ना? तो कुछ जनरलाइजेशन होती है, जब आप इस तरह से देखिए कि हम लिथियम से स्टार्ट किया हमने, है ना, और यहाँ पे हम जब नियॉन तक पहुंचे तो क्या हुआ हमारे साथ, तो जनरली यू विल सी अ ट्रेंड दैट इज इंक्रीजिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन ट्रेंड तो यही होता है ना, अप्स एंड डाउन्स को आप मतलब नेग्लेक्ट करके जो भी आपके पास बेस्ट लाइन आ रहा है उसको आप लेके चले, करेक्ट? ठीक है। अब जैसे मार्केट का जो ट्रेंड होता है, आदमी बोलता है ना अपवर्ड जा रहा है, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो स्टॉक वगैरह में ना, मार्केट का ट्रेंड जो है कोविड के बाद नीचे जा रहा था, या फिर बोलता है कोविड जब ठीक होने लगा तो फिर अप जा रहा है ना, जब गोल्ड का दाम है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि डेली बढ़ रहा है। अब ट्रेंड का मतलब समझे ना क्या होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक्स की बात नहीं करते हम लोग, यहाँ पे कोई दो पॉइंट आप ले लीजिए, लिथियम से स्टार्ट कीजिए और नियॉन से आप पे खत्म कीजिए। एक मिनट सेकंड, आपको आयनाइजेशन थेरेपी का ग्राफ होगा आपके पास शायद कहीं एनसीईआरटी में भी, हमको लगता है। So small. सर हाइड्रोजन आयनाइजेशन शो करते हैं क्या? क्या सॉरी? हाइड्रोजन आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करेगा, मतलब लूज करेगा वो कभी इलेक्ट्रॉन? हाँ हाँ, तो जो H प्लस आयंस होते हैं जो आपका एसिड होता है, तो उसमें तो लूज क्या हो जाता है, तो मतलब हाइड्रोजन में ज्यादा होता है फिर हीलियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी? आप बताइए कहाँ पे ज्यादा होगा, मुश्किल होगा निकालना इलेक्ट्रॉन को। देखिए ये आपको दिख रहा है हीलियम में, राइट? यहाँ से आप देखिए सोडियम से लेके आप आर्गन में, आप क्या ट्रेंड क्या है ये बताइए आप, क्या बोलिएगा, क्या ट्रेंड है? सर आपने कुछ डाला नीचे है पीछे? नहीं आया क्या? नहीं, अब ये सब हाँ, अब बताइए यहाँ पे सोडियम से लेके आर्गन में क्या ट्रेंड है? इंक्रीज।
इंक्रीज कर रहा है ना, तो ट्रेंड, अब लेकिन आप वही बोलिएगा बीच में देखिए डिक्रीज भी कर रहा है, कोई आके यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने लगे कि नहीं डिक्रीज कर रहा है यहाँ, तो वो तो बोला जाएगा कि तुमको भैया ट्रेंड का मतलब नहीं पता है क्या होता है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है जो आपके आपके पास क्या शो करेगा, यहाँ पे एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में फिर से पी में आ गया, राइट। तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम में डिक्रीज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आसान हो गया निकालना। अब उसके बाद जब सिलिकॉन में गया तो सिलिकॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन अब जो है मैग्नीशियम से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी वाला जो काम, पी सबशेल का जो काम है वो उतना डोमिनेंट इफेक्ट नहीं रहा, इस वजह से देखिएगा मैग्नीशियम और सिलिकॉन में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब वहीं आप देखिए फॉस्फोरस और सल्फर में देखिए थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है कि नहीं, फॉस्फोरस से सल्फर जा रहे तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, राइट। बट व्हाट इज द ट्रेंड, तो ट्रेंड की जब बात करेंगे तो आप स्टार्टिंग से लेके हर एक प्लॉट को प्लॉट कीजिए, उसके बाद देखिए कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। चलिए, और सर फिर ग्रुप में कुछ वो है क्या है नॉर्मली? ग्रुप में आपके पास ग्रुप में नॉर्मली रहता है, लेकिन वो काफी नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। लाइक व्हेन यू विल हैव एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है, वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद होता है, अभी उसको मत आप ये कीजिए, उसको ज्यादा आपको ये करना पड़ेगा समझने के लिए भी, ठीक है। अच्छा, और इसमें इस तरह के आपके पास कुछ और डाउट्स हैं फिर तो पूरे टॉपिक्स हैं, क्या? फिर तो पूरे टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रॉन अच्छा गेन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन वगैरह, अच्छा। आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं, एटॉमिक रेडियस ठीक है ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इट शुड बी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, पहले वो देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज आप ये ध्यान से रखिएगा कि अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी, ठीक है। अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, अट्रैक्शन जब भी आपके पास होगा देन यू विल बी गेटिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। ठीक, व्हेनेवर इट इज स्टेबिलिटी दैट मींस जो डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव, ओके। व्हेनेवर डेल्टा एच एस नेगेटिव है, स्टेबिलिटी का मतलब नेगेटिव होगा। अगर इसमें आपको समझने में परेशानी हो रही है, जब भी आपके पास स्टेबिलिटी का गेन होता है ना, व्हेनेवर इट समथिंग इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल आप एक पेन उठाइए, पेन को छोड़िएगा जब नीचे, तो नीचे जाके ग्राउंड स्टेट में जाके जब ग्राउंड को टच करेगा वो स्टेबल हो जाएगा, उस टाइम मूव नहीं कर रहा है। इफ इट इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट, दैट मींस इट इज स्टेबल। Here it had some kind of potential energy, right? It was greater than zero, it was not zero here, but here the potential energy it is equal to zero. अगर आप यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा then your final minus initial state will be negative, right? Zero minus some positive number will be giving you answer is negative. That is why whenever there is a gain in stability, there is a decrease in energy which leads to delta H is equal to negative. अच्छा, अब देखिए आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन्स है, कुछ कुछ प्रोटॉन्स है यहाँ पे आपके पास, राइट। एंड देन यू हैव लेट अस से one shell here and you have one electron here. What do you think, do we have some positive and negative interactions here, and if I will give electron here then there will be more positive and negative interactions, yes or no? एक अट्रैक्शन का नंबर बढ़ जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन था हमारे पास तो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिर्फ हमारे पास एक अट्रैक्शन था, when I have another electron there will be another attraction, correct, yes or no? yes, Okay, now if we are adding electron, then what is happening, the number of attractions is increasing, so we'll not say it is leading to stability, rather we'll say that if the number of attraction is increasing, that means it is going to have delta H will be negative, ठीक है। so always the delta H for electron gain is negative until unless we have to add an extra shell, ठीक है। जब आप एक्स्ट्रा, जब यहाँ पे कोई शेल ही नहीं है, अब उसके बाद आप यहाँ पे एक शेल ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो फिर वहां पे मुश्किल होती है, बिकॉज द atom it has to put in more energy there, okay, in order to add a shell and then put the electron there. That is why noble gases में पॉजिटिव हो जाता है, ओके, या फिर ऑलमोस्ट जीरो के करीब आपके पास वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं, जो ट्रेंड है, क्या ट्रेंड होना चाहिए, देखिए electron gain enthalpy, if I go into a period like this, if I will go like this, then the magnitude of
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, बिकॉज जैसे जैसे एक पीरियड में आप इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहा है, राइट? यस और नो? करेक्ट? एक सेकंड। ठीक है, एक बार सोचिए इस बात को कि इन अ पीरियड यू आर एडिंग वन इलेक्ट्रॉन ऑन ईच ऑफ द एटम्स, ठीक है, but as you go along a period the number of proton which is responsible for attracting that electron is also increasing. That is why we will get more negative, we will get more stability, you can say we will get more number of attractions, and attraction will lead to more negative electron gain enthalpy. That's why I'm not saying that the electron gain enthalpy will be higher, but rather I'm saying the magnitude of electron gain enthalpy will be higher. That means we are not considering the sign right now when we talk about increase. अब इसमें देखिए कंफ्यूजन क्या आता है, -2 बड़ा है या -5 बड़ा है, बताइए कौन सा बड़ा है ज्यादा? -2 बड़ा है ना, बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, कहाँ बड़ा है? करेक्ट, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स की बात कर रहे हैं। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज, मतलब ठीक है। बताइए। जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब डिक्रीज होगी। हाँ, एब्सोल्यूट सेंस में। एक सेकंड सोचना पड़ेगा। आप ऐसे लेके चलिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, इतना ही लेके चलिए। यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोटॉन्स है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5, 6, 7, 8, ठीक है। आप देखिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 3 थे, तो नंबर ऑफ अट्रैक्शंस की आप देखिए बात कीजिए, तो यहाँ से 3 से 4 के बीच में होगा, यहाँ से 4, तो जो कॉम्बिनेशन है अट्रैक्शन का वो बढ़ जाएगा ना। सो इफ द नंबर ऑफ अट्रैक्शंस इज इंक्रीजिंग, जो एंटिटीज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दीज आर व्हाट, अट्रैक्टिव एंटिटीज ना, तो वो बढ़ रहे हैं, तो उसी वजह से हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो नेगेटिव है, ये भी बढ़ेगा। इट विल बी मोर नेगेटिव, आई कैन से, है ना, इट विल बी मोर नेगेटिव इफ आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक सेकंड। नहीं सर, ये क्वेश्चन है, जैसे अगर हम लेफ्ट जाएं तो इलेक्ट्रॉन एटम का साइज जो है वो तो छोटा हो रहा है। हाँ, छोटा होगा। हाँ, तो उसमें जितना छोटा होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज उसको सराउंड जो कर रहा होगा वो बढ़ जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालना आसान हो जाएगा। हाँ, सो मतलब कि जो हमें एनर्जी देनी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बढ़ क्यों रही है? ये इलेक्ट्रॉन, ये हमें नेगेटिव मतलब ये एनर्जी देनी थी ना होती है, ये तो रिलीज होती है ना एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव का मतलब एनर्जी का रिलीज होना होता है। तो एनर्जी एनर्जी देनी नहीं होती, नेगेटिव साइन रहता है जब, तो आपको क्या बोलते हैं वहां पे, नेट नेट की बात की जाती है ना। यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए आपको कुछ इनपुट देना पड़ा एनर्जी, ठीक है ना, यू हैव टू गिव सम एनर्जी, लेट अस से 5 जूल्स, लेकिन आपके पास जो आउटपुट निकल रहा है वो आपके पास हो रहा है मान लीजिए 10 जूल्स। यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, एनर्जी देना पड़ रहा है या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है? हो तो रहा है दोनों, लेकिन नेट क्या है यहाँ पे, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। ठीक है, ठीक, आगे समझ में? जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना क्या बोलते हैं, इस तरह के फिर प्लॉट्स भी रहेंगे जो आपको ये बताएंगे कि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मतलब किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। तो अभी देखिए ट्रेंड तो आपको समझ में आ गई, हमने सिर्फ ट्रेंड की बात की है, ठीक है ना, स्पेसिफिक्स में तो अभी हम लोग नहीं गए।
अब उसी तरह अगर देखेगा सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी नाइट्रोजन के बाद कौन सा आता है एलिमेंट, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन, राइट। और फिर उसके बाद जब आपके पास यहाँ पे नियॉन आता है, राइट, ये सुनो, ठीक है। तो नियॉन में तो आपके पास ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इट इज ऑलमोस्ट जीरो, बहुत ही कम होता है, बिकॉज दे हैव टू ऐड न्यू शेल देयर। आपको क्योंकि शेल तो इनका कंप्लीट रहता है नियॉन वगैरह का, नोबल गैसेस का। अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो नए शेल में जाएगा, नए शेल में जाएगा तो उसके लिए उनको जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ गया काफी प्रोटॉन से लेके, जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। इन सब बाकी केसेस में कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है। दैट इज वाई इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो आपकी नोबल गैसेस हो रहे हैं। ये आपको फंडा समझ में आया कि अदर्स, मतलब वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो नेग्लिजिबल है ना? हाँ हाँ करेक्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। चलिए अब द मैक्सिमम विल बी फॉर फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन के पास आपके मैक्सिमम फ्लोरीन के इन द सेंस मैक्सिमम फ्लोरीन के पास होगा, क्यों, बिकॉज फ्लोरीन एक तो सबसे छोटा है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन में आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 9 और 10, ठीक है। तो जो फ्लोरीन नेगेटिव होगा इट विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। आप इस चीज को मान के चल सकते हैं, करेक्ट यस। है ना। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा भी है, ये छोटा भी है, और इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी। अच्छा अब एक चीज आप देखिए, जो एक तो नोबल गैसेस है, एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए था, नोबल गैसेस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैव लो डेल्टा एच ई जी। यहाँ पे देखिए वही सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, यहाँ पे आपके पास दूसरे सबशेल में हमको जाना पड़ रहा है, राइट। बेरिलियम जो है आपके पास यहाँ पे 2s2 है, और आपके पास अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2p1 में आएगा, तो वो थोड़ा और फर्दर हो गया, इस वजह से यहाँ पे क्या है, दे हैव लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम गोज फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे 3s2 था, और जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा 3p1 में आएगा। 3p1 थोड़ा दूर हो गया न्यूक्लियस से, ठीक है, रिलेटिवली स्पीकिंग। यहाँ पे जब नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन के पास कंप्लीटली आपके पास शेल जो था इट वाज हाफ शेल, हाफ फिल, हाफ फिल से ये कहा जा रहा है पार्शियली फिल्ड में। एंड सेम इज द रीजन फॉर फास्फोरस का भी क्यों लो होता है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड से पार्शियली फिल्ड में जा रहा है। और ग्रुप में क्या होता है फ्रेंड? देखिए अब ग्रुप में आप बताइए क्या होगा यहाँ पे, जब आप ग्रुप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यू इलेक्ट्रॉन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, नहीं। इसमें क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब डिस्टेंस बढ़ रहा है दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन क्या होगा, रिड्यूस। है ना, अट्रैक्शन हो जाएगा रिड्यूस। अट्रैक्शन जब रिड्यूस हो जाएगा तो हम जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी decreases down the group। डिक्रीज। मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं हमेशा इस वजह से, आप देखिए ना, ट्रेंड की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड की बात कर रहे हैं।
अच्छा सर, क्वेश्चन है, अगर जो हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो दूर हो रहा है रेडियस से, न्यूक्लियस से, प्रोटॉन से, हाँ हाँ। तो उसको ऐड करना आसान होगा या मुश्किल होगा? उसको ऐड करने की बात नहीं, ऐड करने के बाद क्या हो रहा है उसको भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं वो समझ गया, पर मैं पूछ रहा हूँ कि ऐड करना इजी होगा या मुश्किल होगा? ऐड करना ही मुश्किल होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को रोक के कौन रख रहा है वहां पे, प्रोटॉन रोक के रखेगा ना। इलेक्ट्रॉन अगर आप डालने का मतलब क्या होता है, देखिए डालने का मतलब ये नहीं होता कि आप वहां पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जाके आप वहां पे ऐसे करके प्लेस कर रहे हैं कहीं पे, राइट। वो जी। रिएक्शंस की ये चीज होगी, रिएक्शंस के केस में इस्तेमाल होता है कि अगर मान लीजिए उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, देन व्हाट इज द रिस्पॉन्स, लाइक वो कितनी आसानी से गेन कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस में आएगा, इलेक्ट्रॉन क्यों रहेगा कहीं पे भी, बिकॉज जब तक प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकता है ना। हम्म। तो इलेक्ट्रॉन आप जो बोल रहे हैं ना कि उसको डालना आसान होगा, नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि प्रोटॉन से वो कितना दूर है ना। हम्म। ठीक है, तो एक जो मेन फैक्टर है दैट इज द डिस्टेंस, लाइक उसको प्रोटॉन से कितना अट्रैक्शन मिल रहा है, दैट इज द डिस्टेंस, एंड इट विल डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस, बिकॉज प्रोटॉन की तो जो भी आपके पास स्पेस है दैट इज कंस्ट्रेंट, वो कहीं तो हिल नहीं रहा है। आप इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डाल रहे हो वो डिपेंड करेगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल रहे हो तो ज्यादा आसान है उसके लिए, अगर आप यहाँ पे डालो तो उसके लिए मुश्किल होगा प्रोटॉन को इस इलेक्ट्रॉन को रिटेन करके रखना, अगर आप यहाँ पे डालो तो थोड़ा और मुश्किल होगा, राइट। तो ये यही हो रहा है, जैसे जैसे हम इधर जाते जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रिटेन करना, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हुए शेल के अंदर रखना प्रोटॉन के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है, दैट इज व्हाई वी आर सीइंग दैट द अट्रैक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड दैट इज व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल आल्सो डिक्रीज। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे नेट वही चेंज होगा, ठीक है और जी। यहाँ पे भी नेगेटिव होगा? हाँ, नेगेटिव तो यहाँ पे भी होगा, बिकॉज अगेन यू आर, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी रिपल्शंस, राइट। जो नेट इफेक्ट है दैट इज अट्रैक्शन ओनली, बट द अट्रैक्शन इज गेटिंग, इट इज डिक्रीजिंग एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो पहले मान लीजिए आपके पास -100 था, तो फिर उसके बाद -90 हो जाएगा, -880 हो जाएगा, -70 हो जाएगा, इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, बट इट इज स्टिल नेगेटिव ना। मतलब इंक्रीज कर रहा है ना बेसिकली? मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे, हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव साइन आपको ना, नेगेटिव साइन से आपको कुछ नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि आपको एनर्जी निकल रही है, फिर निकल रही है, या फिर आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब बस यही है, इट इज टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, ओके। ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब ये कि यहाँ से 100 जूल की एनर्जी आप नेगेटिव, कोई भी चीज जो है ना, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं नहीं। नहीं हो सकती है ना डिस्टेंस नेगेटिव। तो उसी तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, विच इज बीइंग मेजर्ड, कोई भी चीज नेगेटिव कैसे मेजर किया जा सकता है? आप इस चीज को देखिए, टेम्परेचर भी जो नेगेटिव होता है दैट इज फॉल्स टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कुछ तो रहेगा ना कहीं पे भी, इसीलिए जी। साइंस में डिग्री सेल्सियस नहीं यूज किया जाता, केल्विन यूज करते, केल्विन में आपका नेगेटिव होगा ही नहीं कभी। तो जो भी फिजिकल एंटिटी है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर, अगर नेगेटिव हो रहा है कहीं पे तो वहां पे आदान प्रदान का कुछ मामला है ना। आप बताइए, जब आदमी बोलता है यार, ऐसे बोल, आप ये बोलिएगा ना कि 100 रुपए हमको देने हैं किसी को, राइट, लाइक आई ओ यू 100 रुपीज, दैट मीन्स राइट नाउ फहद इज हैविंग -100 रुपीज, हम्म। लेकिन ऐसी कुछ चीज तो होगी ना फिजिकल सेंस में, -100 तो आपके पास नहीं है ना, जी जी। ठीक है। तो उसी तरह वही हम आपसे अगर कहें कि अब फहद के पास -80 है, तो आपका उधार बढ़ गया या घट गया? घट गया ना। जी। लेकिन आप बोलेगा नहीं मेरा नेटवर्थ बढ़ गया, तो दैट विल नॉट मेक सेंस इन, ये सही है, नेटवर्थ आपका बढ़ गया, यहां से यहां जा रहे हैं आप, लेकिन कुछ उसका सेंस बन नहीं रहा है ना, कि मतलब नेगेटिव में तो क्या नेटवर्थ, करेक्ट जी। है ना। तो थोड़ा सा जब भी आप अब इसको देखिए हमेशा तो मैग्नीट्यूड को देख के रखिए, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है ये बस ये बता रहा है कि यहाँ से 100 जूल की एनर्जी निकलेगी और वहां से 80 जूल की, 90 जूल की एनर्जी निकलेगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो थोड़े बहुत एक्सेप्शन हैं वो क्यों राइज होते हैं। अच्छा, जब आपके पास मान लीजिए इस तरह का कोई छोटा सा आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसका जब हम शेल की बात करें दैट इज सेकंड शेल नाउ, ठीक है। Now the second shell is also relatively smaller. It is also relatively smaller, and here we are having electrons, which we can have maximum of 8 electrons here. यहाँ पे maximum ही 8 electrons आ सकते हैं, और इस 8 electrons में आपके पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है, राइट, 1 2 3
and one more electron somewhere here. It can hold 8 electrons, and we already have 7 electrons here. Now, if I add an electron, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको दो चीज कंसिडर करना पड़ जाएगा. इस इलेक्ट्रॉन के लिए दो चीज कंसिडर करना पड़ेगा. एक सबसे पहला चीज तो हम जो कंसिडर करते हैं, दैट इज ऑलवेज the attraction between positive, that means the proton, and the electron that we are considering. But since we have 7 electrons already present, we have also to remember that now the electronic repulsion will also play a role. This is attraction and this is repulsion. And this is the reason, like when you see, if you compare the fluorine and chlorine, so chlorine will have more negative electron gain enthalpy. That means the magnitude of electron gain enthalpy. देखिए हम ये साइन दे रहे हैं, again it is only talking about the magnitude. ठीक है, जो साइन दे रहे हैं ना, क्लोरीन का ज्यादा होता है, तो मैग्नीट्यूड की हम बात करें, क्लोरीन will give lot more energy if I add an electron rather than fluorine, because due to electron repulsion. ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है. अच्छा, क्लोरीन के बाद, क्लोरीन में भी आप बोले सर क्लोरीन में क्या खास बात है, उसमें भी तो 7 इलेक्ट्रॉन है, आप 8वां इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, वो बात सही है बिल्कुल, लेकिन आपके पास यहाँ पे कौन सा शेल है, दिस इज द थर्ड शेल. थर्ड शेल की कैपेसिटी होती है कितने इलेक्ट्रॉन की, 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है ना. तो 18 इलेक्ट्रॉन में जब आप डालिएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसको मैटर नहीं करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है पहले से, आप उसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, कैपेसिटी 18 की है, आपने अभी तक 8 ही डाला है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतना मैटर नहीं करेगा. द ओनली थिंग दैट विल मैटर इन दिस केस इज गोइंग टू बी द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शंस. बात समझ में आई आपको? ठीक है, देखिए, और दूसरी चीज एक ये है कि हम लोग ऐसे नहीं गए हैं, वी हैव ऑलवेज वेंट, ये जो प्रोसेस है इट वाज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेनेशन. ठीक है, वी प्रेडिक्टेड दैट द फ्लोरीन शुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन, दैट मींस मैग्नीट्यूड फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं, राइट. सो उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप क्या दीजिएगा वहां पे, सो द एक्सप्लेनेशन वुड बी दैट फाइन, हियर वी हैव अ कैपेसिटी, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेंट हो जा रहे हैं, इस वजह से आपका फ्लोरीन का क्लोरीन से कम है, एंड इट हैज नेवर बीन लाइक दिस. एक्सप्लेनेशन से आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आपने एक स्टार्ट किया एक हाइपोथेसिस से. ठीक है, ये we started that if I go down the group, then what is going to happen, the magnitude of electron gain enthalpy should decrease. That means if I go from fluorine to chlorine, the magnitude of electron gain enthalpy should decrease. Okay, fine, this is my hypothesis. Then we tested it, then you measured the electron gain enthalpy, you found that this hypothesis was wrong, and the test का जो result आएगा दो ही आ सकता है, but if the hypothesis is correct or the hypothesis is wrong. If the hypothesis is correct, that means your explanation is right. If it is not correct, then you have to give a new explanation. ठीक है, so what is the explanation now? The explanation is that we have two type of interactions whenever we add an electron. There is positive and negative attractions, and there are electron repulsion, which also play a role. When we have more number of electronic repulsion and we have a very small shell in which we can hold 8 electrons, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जब डाल दिया हमने, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन will be a dominant factor, and we have to consider that. Because देखिए यहाँ पे जब हम जनरल ट्रेंड की बात की, तो सिर्फ हमने क्या बात किया है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया, हमने इसके बारे में बात ही नहीं किया, क्योंकि ये इतना डोमिनेंट है नहीं, हर जगह डोमिनेंट नहीं है. दिस इज डोमिनेंट इन वेरी पर्टिकुलर केसेस सच एज फ्लोरीन एंड आल्सो फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जब हम मेजर करेंगे, तो यहाँ पे सल्फर का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा. The reason is again the same, because oxygen will have how many electrons? It will have 7 it is having a capacity of 8 electrons. Out of 8 electrons we have filled how many electrons? 7 electrons we have already filled. So it is getting a bit cumbersome, where the electronic repulsion will also play a dominant role with the positive and negative attractions. Net तो आपका attraction ही है, आपका हमेशा this will be negative only, लेकिन ये क्लोरीन से कम negative होगा. ओके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास हो गया. चलो, अब उसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे पहले एक डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, not to gain electron, to attract electron in a bond is called electronegativity.
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ पे कोई आपके पास कैवियट्स नहीं है अगेन, बिकॉज इट इज ऑल्सो इट इज नॉट गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। तो वहां पे आप ये भी नहीं बोल सकते कि मतलब शेल के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, इट इज जस्ट द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। टेंडेंसी ऑफ टू अट्रैक्ट जो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, जो प्रोटॉन कहाँ पे है आपके पास एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड हाउ फार दिस बॉन्ड्स आर। देखिए आपके पास ये न्यूक्लियस है, उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा इस तरह का जो कि बॉन्ड को बना रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस ए एटम का है और यहाँ पे न्यूक्लियस बी एटम का है, राइट। तो ए और बी एटम की न्यूक्लियाई को कौन रोक के रखा हुआ है? हियर यू आर हैविंग electrons. So this atom nuclei of A is attracted this side because of the more electron here. This atom of B is attracted toward this side because there are electrons here, and this is why both the atoms are intact and they are forming a kind of bond, because in the middle between the nuclei of both of these atoms we have electrons. ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए आपके पास फ्लोरीन का एक बहुत जो एक्सट्रीम केस लेके चलते हैं फ्लोरीन का। सो फ्लोरीन विल हैव द एटॉमिक नंबर ऑफ हाउ मच, टेल मी? 9, राइट? करेक्ट है ना। अब यहाँ पे आपके पास है प्रोटॉन्स, एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स वी हैव 9 प्रोटॉन्स, ओके। एंड हियर वी हैव अ प्रोटॉन, ओनली 1 प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं किसके बीच में बना रहे हैं? फ्लोरीन के बीच में बना रहे हैं और हाइड्रोजन के बीच में बना रहे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है दैट मींस देयर आर इलेक्ट्रॉन हियर, देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये बताइए आप यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन खींच के रखेगा अपनी तरफ? 9 प्रोटॉन ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे या फिर एक ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा? 9 वाले। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का जो आपके पास टेंडेंसी है टू पुल द इलेक्ट्रॉन, इट इज व्हाट? इट इज मोर। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आ नहीं रहा है ना, फ्लोरीन के अंदर घुस नहीं रहा है, इट इज जस्ट अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो ज्यादा नजदीक है आपके पास फ्लोरीन के, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे, इफ यू हैव लेट अस से क्लोरीन हियर एंड यू हैव हाइड्रोजन हियर, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्लोरीन के पास जो बॉन्ड बना रहा होगा, क्लोरीन का जो होता है 3p ऑर्बिटल है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड दिस 3p विल बी मेकिंग बॉन्ड, राइट। तो p का इस तरह से आपके पास लोब होता है और हाइड्रोजन का जो 1 है इस तरह से लोब होगा, राइट। और आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियाई है। अच्छा, अब ये 3p जो है और फ्लोरीन का जो था वो क्या था? 2p था। अब आप इन दोनों चीज को समझिए, जो साइज ऑफ ऑर्बिटल इट आल्सो प्लेज अ रोल, बिकॉज दिस क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है ये, इसका डिस्टेंस जो प्रोटॉन के साथ है वो क्या ज्यादा है बनिस्बत फ्लोरीन के? करेक्ट, यस और नो? yes. है ना। तो यहाँ पे अगर प्रोटॉन नजदीक है ज्यादा तो ये और अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, है ना। और यहाँ पे क्या है? दिस डिस्टेंस इज फार अवे, दैट इज व्हाई क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा फ्लोरीन से कम होगा, ठीक है। तो इन जनरल आप अगर पीरियड में इस तरह से जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता जा रहा है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो कोई भी बॉन्ड हो तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से गेन कर सॉरी अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीजिंग। एंड इफ आई गो डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, बिकॉज वी आर मूविंग फार अवे फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है तो प्रोटॉन से दूर होता जा रहा है, प्रोटॉन से दूर होता जा रहा है तो फिर प्रोटॉन उतनी अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इफ आई गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। yes. अब उसमें देखिए आपको अगर मान लीजिए मेटालिक कैरेक्टर वगैरह के बारे में ये करना है तो व्हाट इज अ मेटल, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। मेटल इज डिफाइंड एज कौन अच्छा मेटल होता है कौन खराब मेटल होता है। मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब ये सीधा सीधा जो मेटल का मेटालिक कैरेक्टर है दैट विल डिपेंड ऑन द डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगा। इसी वजह से जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, अगर हम पीरियड में इस तरह से जाएं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है? यहाँ पे आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, यहाँ से इधर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी वो बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर अवे फ्रॉम द प्रोटॉन, वो उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, और चलिए इसमें एक दो सवाल हैं उनको करते हैं, उसके बाद फिर हम ये करते हैं। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, राइट? नहीं नहीं ना, ठीक है। जैसे आयनिक रेडियस का एक सवाल है उसको ले लेते हैं। यू हैव
हाँ चलो ठीक है, काम करो। You have N3 negative, you have O2 negative, you have F negative, then you have Na positive, then you have Mg2 positive, and then you have Al3 positive. ठीक है, so you have to arrange them in increasing or decreasing order of ionic radii. तो एक चीज आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, दैट जो कैटायन का रेडियस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है छोटा होता है एनायन के रेडियस से? कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज छोटा छोटा होगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो सबसे बड़ा कैटायन हम किसको बोल सकते हैं, लाइक Al3 पॉजिटिव इज रिमूविंग द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो इट इज मोस्ट कैटायनिक आई कैन से। सो Al3 पॉजिटिव। अच्छा एक और चीज, ये सारे के सारे एक ही, हाँ एक चीज इनमें कॉमन है कि ऑल ऑफ देम दे आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, आई थिंक आर्गन, राइट, नो नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है सब में, राइट। यस है ना, तो ये चीज कॉमन है। उसके बाद ही एक देखिए, डिफरेंस के लिए ना कुछ एक सेम होना जरूरी है। अगर सब चीज डिफरेंस होगा तो आप डिफरेंस कैसे बताइएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ जैसे कंपैरिजन जो होता है हमेशा उसमें कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। आप ये सवालों में नोटिस करना कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपको, जैसे यहाँ पे एक चीज कॉमन क्या है, यू हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास Al3 पॉजिटिव विल बी द स्मॉलेस्ट, फॉलोड बाय Mg2 plus, followed by Na plus, and then followed by F negative, O2 negative, and then N3 negative. N3 negative आपका सबसे बड़ा होगा, है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें। चलिए अब इसमें एक सवाल करते हैं आपको। हाँ, आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी के ग्रुप्स में जो बात की थी, ग्रुप्स का एक सवाल है जिसको कर लेते हैं। यू हैव बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। अच्छा तो बोरॉन आपके पास कौन से पीरियड में बताइए जरा? बोरॉन है 2p, right? 2p, and aluminium is in 3p, सही है? है ना। फिर गैलियम कौन से में है? 4p, 5p एंड 6p, ठीक है। अच्छा जो बोरॉन का है यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो बोरॉन में खर्चा होता है हमारे पास एनर्जी, दैट इज 801 किलो जूल। And in aluminium, it is decreasing as we expected it to decrease. We are having 577. But in gallium, there is a slight increase here, that is 579. ठीक है। अब उसके बाद it is decreasing again 558, and then there is 589. ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको कहाँ पे दो एनॉमली दिख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तो डिक्रीज किया, फाइन, ये लेकिन यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज किया। यू हैव टू कंसीडर अबाउट दिस, यहाँ पे ऐसा इंक्रीज क्यों कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज किया है, राइट, दिस इज फाइन, बट फ्रॉम हियर टू हियर इट इज अगेन इंक्रीजिंग, सो वी हैव टू टॉक अबाउट दीस टू थिंग्स, राइट। सो एल्यूमिनियम से गैलियम में जाने में क्या हो जा रहा है जो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, इंडियम से थैलियम में जाने में हमारे पास क्या हो जा रहा है जो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज अगेन इंक्रीजिंग हियर, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट आप देखें यहाँ पे, एल्यूमिनियम से गैलियम में जाने के लिए आपको बीच में जो डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, राइट, ये सोनोटल में जी है ना। अच्छा between 3p, sorry, between 3p and 4p, the 3d electrons get filled, ठीक है, 3d electron gets filled and the d subshell has poor shielding effect. पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर आपके पास मान लीजिए प्रोटॉन है इस तरह से, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन हियर एंड 3 को लेके चलते हैं sp2, ठीक है। अच्छा आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन कहां से, p से निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
Okay, you have to remove the electrons, and there are electrons present in the s subshell. ठीक है, there are electrons present in what subshell? In the s subshell. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अगर s subshell में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मींस ऑल ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन्स s subshell वाले ये चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेर के ऐसे रहेंगे, करेक्ट. और ये s subshell क्या करेंगे? s subshell जो है, दे विल बी वेरी गुड, दे विल शील्ड अच्छे से, है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो यहाँ पे p तक पहुंचने नहीं दे रहे होंगे, करेक्ट जी. है ना. यहाँ तक p तक नहीं पहुंचने देंगे. हमने शेल्स बना दिया s और p को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन बाय दैट, राइट. तो s का जो शील्डिंग होता है वो बेहतर होता है, उसके बाद p का होता है, उसके बाद d का होता है, उसके बाद f का होता है. बिकॉज s p जैसे जैसे हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो डिफ्यूज होता जा रहा है ऑर्बिट. देखिए, आपके पास एक लोग था, आपके पास अब 2 लोग हो गए, d में आपके पास 4 लोग हो गए, राइट. सो जो घेर के रखने वाला था, जो आपके पास टेंडेंसी, वो खत्म होता जा रहा है. तो s से p में, p से d में आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट कम होते जा रही है. यानी कि अगर आपके पास d इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, अगर 3d फिल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका 3d फिल होने की वजह से, अच्छा 3d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 10 प्रोटॉन भी तो फिल होंगे, है ना. तो यहाँ पे जब 10 प्रोटॉन फिल होंगे तो प्रोटॉन का तो अट्रैक्शन जो है वो तो सेम ही रहना, क्योंकि वो प्रोटॉन जो ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियस में ही ऐड होते जा रहे हैं. लेकिन उन 10 प्रोटॉन को शील्ड करने के लिए जो एबिलिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की, जो कि डी में मौजूद है, वो उतनी नहीं है, राइट, करेक्ट. एंड दैट इज व्हाई द डी सबशेल इट इज नॉट शील्डिंग प्रॉपर्ली. इस वजह से यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? देयर इज एन इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है उन इलेक्ट्रॉन्स को, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए. बात समझ में आई आपको? डी अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है. जो 10 प्रोटॉन, देखिए, हम जब भी आप ऊपर से नीचे जाइएगा ना, तो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, दैट इज फाइन. एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो दो चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन्स भी ऐड हो रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स अगर एस सबशेल में ऐड हो रहा है तो प्रोटॉन्स को तो अच्छे से घेर के रखेगा, प्रोटॉन्स का इफेक्ट जो है उतना आपको दिखेगा नहीं. इस वजह से हम वहां पे जो डोमिनेंट इफेक्ट मानते हैं, किसको मानते हैं? डिस्टेंस को मान लेते हैं, ठीक है. डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि जो भी प्रोटॉन ऐड हो रहा है एस सबशेल उसको शील्ड कर दे रहा है. लेकिन एज वी मूव ऑन एंड देयर इज एन एडिशन ऑफ 10 प्रोटॉन्स which are to be shielded by the 10 electrons, वो 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे होते तब तो ठीक बात थी, लेकिन वो शील्ड कर रहे हैं कहां से? डी से, जो खुद ही आपके पास डिफ्यूज्ड है और जिनके शील्ड करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा खराब है. इस वजह से वो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन्स को शील्ड नहीं कर पा रहे. अब प्रोटॉन्स अपना इफेक्ट दिखाएंगे. अब यहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 प्रोटॉन का इंक्रीज हो चुका है. यहाँ पे 10 प्रोटॉन का इंक्रीज हो चुका है. अगर वो शील्ड कर रहे होते तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे 10 प्रोटॉन को शील्ड नहीं कर पा रहे, तो प्रोटॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को. प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए. ये बात सबको समझ में आई? यस. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पे क्या हो रहा है. इरेजर आ जाओ. ठीक है. Now we are seeing between 5p and 6p you can see that there is a 4f orbital, right? Yes or no? Yes. Right. So you'll write between 5p and 6p the 4f subshell हमको लिखना चाहिए था. I think that would be a better word. 4f subshell gets filled and f subshell has poor shielding effect. Hence the delta H ionization enthalpy increases. ठीक है. अच्छा, चलिए एनसीईआरटी आप निकालिएगा जरा. उसमें 31 नंबर एक सवाल है. the first ionization enthalpy and the second ionization enthalpy and the electron gain enthalpy in kilojoule per mole of few elements are given below. ये सवाल मिला? जी जी. ठीक है. ठीक है, तो एक बार उस टेबल में देखिए हमें वो क्या क्या दिया हुआ है. द आयनाइजेशन एंथैल्पी, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी and second ionization enthalpy, and they have also been given Electron gain enthalpy.
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला सवाल है, अब सवाल को पढ़िए। द लीस्ट रिएक्टिव, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, द मेटल which can form a stable binary halide, the metal which can form a predominantly stable covalent halide। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बात हो रही है, इट इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, यस और नो। यस। तो रिएक्शन में दो चीज हो सकती है, एक एलिमेंट जो है आपके पास, आइदर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन और एन एलिमेंट इज गोइंग टू बी गेन इलेक्ट्रॉन। सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, रिएक्शन सिर्फ यही होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं आसानी से, तब हम क्या देखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा अच्छे से, यानी कि लुकिंग एट डेल्टा एच ईजी। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किसमें होती है, मेटल्स में होती है। अगर मेटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या चाहिए, इट शुड बी लोअर। सही है ना, हमको कम एनर्जी देना पड़े इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी प्रॉपर्टी होगी, नॉन मेटल्स की। हाँ फहद, आर यू देयर? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, इफ इट इज गोइंग टू ईट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, दैट मींस इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, दैट मींस मैग्नीट्यूड। फिर से मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी, करेक्ट। वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। चलिए अब इस इन्हें देखते सबसे पहले, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है। अगर वो लूज नहीं करना चाह रहा है, दैट मींस इट्स डेल्टा एच आई विल बी व्हाट, इट विल बी वेरी हाई, राइट, एंड इट्स डेल्टा एच ई जी इट शुड बी वेरी लो, या फिर हम ऑलमोस्ट जीरो, या फिर पॉजिटिव, वी कैन से जीरो और पॉजिटिव। हाँ तो 5। 5 दिख गया आपको जी। ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद अगला सवाल क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये आपका मिल गया 5। रिएक्टिव मेटल अगर बात की जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ, अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को देखेंगे, ये बात समझ रहे हैं आप, जी, मतलब है ना, इसकी क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम कम हो। होगी। हाँ, तो 2। 2, वेरी गुड, ठीक है। अगला पढ़िए क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। यानी कि नॉन मेटल उसने जैसे ही बोला, हमको अब ये दोनों चीजें नहीं देखनी है, हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना है। इसका सबसे ज्यादा हाई है, मैग्नीट्यूड में देखिए 3। 3, वेरी गुड। फिर क्या हुआ है, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब हमें देखिए, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो नॉन मेटल जैसे ही बोला है ना, इसका मतलब हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना है। इट शुड बी व्हाट, दिस शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना, तभी वो नॉन मेटल कहलाएगा। बताइए कौन सा होगा इसमें, 6 सिक्स्थ, या फिर नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है बहुत। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा कम है वहां पे, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी क्या रहनी चाहिए, ज्यादा, क्या बोलते हैं, ज्यादा रहनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उस कॉम्बिनेशन में कौन आ रहा है सबसे नजदीक, 6 ही है शायद, क्योंकि 1 और 2 की भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम है, लेकिन उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम है। हाँ ना, लेकिन आप ये देखिए तो अगर इन मैग्नीट्यूड्स में देखिएगा ना कि -60, -48, ठीक है, -40, इन सब की आप देखिए एनालिसिस एंथैल्पी क्या है आपका, बहुत ही ज्यादा कम है, यानी दे विल बी मोस्ट प्रोबेबली बिहेविंग एज अ मेटल, राइट। ऐसे ऐसे अगर आप बात कीजिए अगर इस तरह से ना, कि सबसे बुरा नॉन मेटल कौन सा है, तो जो सबसे अच्छा मेटल है वो सबसे बुरा नॉन मेटल जी। है ना, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं देखी जा रही है ना। यहाँ पे नॉन मेटल मतलब ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करे, तो उसमें हम देखेंगे कि हाई यहाँ पे देखिए -328 है, -295 है ना, जो 3 और 4 वाला है, थर्ड एंड फोर्थ वन, जी। दीज विल बी बिहेविंग एज अ नॉन मेटल, वो मेटल की तरह बिहेव ही नहीं कर सकते इफ यू लुक एट देयर एनर्जीज, राइट, करेक्ट। अब इन दोनों में बताइए कौन ज्यादा आपके पास, ये इन दोनों में आपके पास कौन सा होगा, -295 वाला, है ना, मैग्नीट्यूड कम है उसका, तो वो कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा।
जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ गए पर फोर्थ उसमें वाला। फिर कंपैरेटिवली बताइए पूरी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी तो कंपैरेटिवली कम है उसकी, थर्ड से। नहीं तो हम एक तो सबसे पहले हमको एस्टैब्लिश करना है कि इन सब में से नॉन मेटल कौन सा है, वो एस्टैब्लिश कीजिए आप सबसे पहले। 3 क्या एंड लगा? 4। 3 and 4 विल 3। बी नॉन मेटल। ठीक है, आपने नॉन मेटल स्टैब्लिश करने के लिए आपको तीनों दोनों चीज चाहिए था, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आप देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कंपेयर कर रहे हैं, राइट। अब उससे आपने पता लगा लिया इन दोनों को देख के कि यहाँ पे नॉन मेटल कौन सा है। अब जब आपने नॉन मेटल को देख लिया, तो अब जब नॉन मेटल आपने देख ही लिया है, तो अब आयनाइजेशन एंथैल्पी देखने की जरूरत नहीं है ना, अब तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने की जरूरत है, इन दोनों में से कौन अच्छा नॉन मेटल है। तो मोस्ट रिएक्टिव थर्ड होगा फिर। तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल तो हमें थर्ड ही लिखा है ना, जी। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल थर्ड लिखा है ना हम लोगों ने। हाँ तो फोर्थ लीस्ट हो जाएगा। फोर्थ लीस्ट हो जाएगा। उसके बाद ई है आपके पास, क्या बताइए, ई में क्या मेटल बोल रहे हैं? स्टेबल बाइनरी हैलाइड। बाइनरी हैलाइड। ठीक है, एक ऐसा मेटल बाइनरी हैलाइड, बाइनरी हैलाइड यानी कि उसको अगर आपको मान लीजिए कुछ एम Cl2 बनाना है, ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? अगर आपको बाइनरी हैलाइड बनाना है तो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, है ना, दैट मीन्स आई हैव टू सी द डेल्टा H2। ये जिसका भी सबसे कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे। बताइए यहाँ पे कौन सा होगा मेटल्स में? 6। 6 होगा, वेरी गुड। एफ में आ जाइए आप। अब हम्म, देखिए एफ के लिए, आपके हैलाइड के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए 2 कैंडिडेट्स हैं, दिख रहे हैं आपको? फर्स्ट वाला भी आपका हाईलाइट बना सकता है, सेकंड वाला भी आपका हाईलाइट बना सकता है, राइट। लेकिन सेकंड वाले की खास बात आप देखिए कि उसका जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो भी बहुत कम है, डेल्टा H2 जी। कंपेरेटिव, है ना। तो प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे बोला ना, अब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है आपका, वो सिर्फ mx ही बना सकता है, इसके अलावा और कुछ बना नहीं सकता, प्रीडोमिनेंटली इट विल बी मेकिंग दैट ओनली। लेकिन जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है, इट कैन फॉर्म mx आल्सो, इट कैन फॉर्म mx2 आल्सो। ठीक है, वो हमको नहीं, मतलब डेटा से हमको नहीं पता चल रहा है कि क्या बनाने वाला है, बिकॉज उसमें जो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी है वो भी कम है, सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी भी कंपैरेटिवली बाकी से कम ही है। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलिए एक ये सवाल हो गया, और आपके पास एक और सवाल है, उसको कर लेते हैं। और आप अच्छा, किस तरह के, हाँ जी जी बताइए। मैं बोला था कि ये भी करना है ना अभी, periodicity ऑफ बैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा, और बैलेंस वाला, जी। उसमें जो एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं वो, ये किसी भी, सॉरी, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वो वाला पार्ट। पता नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखना है एनसीईआरटी में। ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखिए, जो हमने आपको बैलेंस बताया है ना, वैलेंसी, ठीक है, जी। वैलेंसी में आप क्या कीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने से आपको नोबल गैस मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, देन यू विल ऐड पॉजिटिव साइन, वैलेंसी में पॉजिटिव साइन डाल दीजिए, इसको बोला जाएगा पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, अब उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने से नोबल गैस मिले, तो यहाँ पे नेगेटिव वैलेंसी। जैसे आप देखिएगा हैलोजेंस में हमने देखा था कि हैलोजेंस में आपके पास जो वैलेंसी थी, इट वाज 1, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा इसको, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ऑलवेज -1। उसी तरह अगर आप ग्रुप 1 की बात करेंगे, तो ग्रुप 1 में आपके पास ऑक्सीजन स्टेट हमेशा क्या रहेगा, +1 रहेगा। देखिए NaCl में क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो -1, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो +1। Mg में आप चले जाइएगा, MgCl2 में
हर क्लोरीन के दोनों एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो -1 फॉर बोथ ऑफ देम, और Mg में आपके पास +2। तो ये इस तरह से आपके स्टेबलाइज होते हैं मॉलिक्यूल्स। अच्छा यही है इसमें। हाँ यही है। उसके बाद आपको इसमें बोला जाएगा कि आप फॉर्मूला प्रेडिक्ट कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना काफी आसान है। आपको जैसे बोला जाएगा कि लिथियम एंड ऑक्सीजन आर मेकिंग सम कंपाउंड, आप उसका फॉर्मूला प्रेडिक्ट कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, लिथियम का जो वैलेंसी है कितना होगा, लिथियम का वैलेंसी बताइए। हाँ 1 1 होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, 2 2 होगा, है ना। तो बस इसको आप क्रिस क्रॉस कर दीजिए, ये बनाएगा Li2O। ठीक है, अब ये वर्क क्यों कर रहा है वो हम बताते हैं आपको। ऑक्सीजन के पास जो होगा, ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 नेगेटिव होगा, राइट। एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज हमेशा रहेगा, चार्ज या फिर आप उसको बोल दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट। अब 2 नेगेटिव को बैलेंस करिए, लिथियम के पास तो हमेशा एक पॉजिटिव रहता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, 2 लिथियम पॉजिटिव लाना पड़ेगा। इस वजह से फॉर्मूला क्या हो गया, Li2O। लेकिन ये क्रिस क्रॉस मेथड को याद रखिए जो आपको आसानी से, अब लिथियम है उसके बाद आप देखिए Mg एंड नाइट्रोजन। मैग्नीशियम का कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, आप वैलेंसी बताइए। मैग्नीशियम का 2 2। नाइट्रोजन का 1 नहीं, देख फिर से बताइए, देखिए और नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप है। 3 3 होगा, राइट। बस क्रिस क्रॉस कर दीजिए तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा Mg3N2। और जिन एलिमेंट्स के 2 होते हैं वैलेंसीज। किस एलिमेंट का 2 आपको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, डी डी ब्लॉक में होता है 2। आपको मिल सकता है, जैसे आपके पास फॉस्फोरस है और फ्लोरीन है। ठीक है, तो अब 2 वैलेंसी आप बोल रहे हैं कि इसकी, जैसे आपके पास फ्लोरीन का तो एक ही वैलेंसी होता है ना, एक होता है, राइट। फॉस्फोरस के आप बोल सकते हैं कि 2 वैलेंसी होता है, एक होता है आपके पास 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, यानी कि 2 एलिमेंट बना देगा। एक बना देगा PF3 और एक बना देगा ये PF5। फंडा सेम है, लेकिन वैलेंसी जो भी आप उसको लिख लीजिए, क्रिस क्रॉस करवा दीजिए फिर। अच्छा ठीक है, फिर ये है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। अच्छा ये आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप जो है ना, अच्छा है हाँ। है ना? तो आप एक चीज देखिए, हम जा रहे हैं जनकरा प्रेसफर और यहाँ पे बी मग का सर्वर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम जा रहे हैं, मान लीजिए आप इस तरह से बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा गया है, अच्छा आपको डी ब्लॉक अभी हमने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। यहाँ पे ये देखा गया है कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। ठीक है, जो एटॉमिक रेडियाई वगैरह है, आयनिक रेडियाई वगैरह, वो थोड़ा सिमिलर है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में भी ये सिमिलर है। ठीक है, तो इसका रीजन हम बता देते हैं, जो फिर आप इसको खुद से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, आप लिथियम से बेरिलियम गए, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज डिक्रीज करेगा। बेरिलियम से मैग्नीशियम जाएगा तो क्या करेगा, इंक्रीज है ना। अच्छा अब ये बताइए, बेरिलियम से लिथियम जाएगा तो क्या करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इंक्रीज। बेरिलियम से मैग्नीशियम जाएगा तो क्या करेगा, डिक्रीज इंक्रीज। नहीं इंक्रीज ही कर रहा है ना। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों की मतलब सिमिलैरिटी क्यों हो रही है दोनों के बीच में, मतलब है इनका ना। रेडियस थोड़ा बहुत हाँ सेम। थोड़ा बहुत, हाँ सेम है, इस वजह से क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोगों को सिमिलैरिटीज दिख रही है। सेम केस है आपके पास, अगर आप यहाँ से चाहिए बोरॉन से बेरिलियम जाइएगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। बेरिलियम से बोरॉन से एल्यूमिनियम चाहिएगा तो फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। इसी वजह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम का क्या होगा, थोड़ा सिमिलर रहता है। और आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बाकी जितने भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है अभी तक उन सब में, है ना। जी ठीक, ये बड़ा रीजन है जिसकी वजह से। अब उसके बाद आप पढ़िए, मुझसे आपको आगे के समझ में आ जाए। ओके, तो
यही बोला जाता है कि लिथियम जो है प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ शो करता है, बेरिलियम जो है प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के जैसा शो करता है, यही एनॉमलिस बिहेवियर। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि लिथियम जो है ना, हाँ अच्छा, जो एनॉमलिस बिहेवियर सेकंड पीरियड एलिमेंट का खास तौर से है, दैट इज ड्यू टू स्मॉल साइज। अब जो देखिए सेकंड पीरियड वाला जो एलिमेंट है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो होल्ड ही नहीं कर सकते, करेक्ट। सेकंड पीरियड वाले, थर्ड पीरियड वाले के यहाँ पे क्या हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 के बाद फिर और 18 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपके पास जितना भी पीरियड नंबर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, कैपेसिटी बढ़ते जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, तो फॉस्फोरस कैन शो पेंटाहैलाइड्स, है ना, वो 5 बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है ना, क्यों बना सकता है वो 5 बॉन्ड इसलिए बना सकता है क्योंकि उसके पास कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, नाइट्रोजन के पास वो कैपेसिटी है नहीं, ठीक है। ठीक है, तो एक रीजन आपके पास ये है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड बिकॉज they cannot expand their octet, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी में ज्यादा काम आता है, ये एक्सपैंड ऑक्टेट नहीं कर सकते, इस वजह से कुछ तरह के खास तरह के मॉलिक्यूल्स ये नहीं बना सकते, जिससे इनकी जो वैलेंसी है वो 8 पे ही अटकेगी, उससे ज्यादा ये हो नहीं सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपके पास तो और अब सवाल को कीजिए, अब नहीं लगता हमको कोई आपको डाउट मतलब आना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ मेन चीजें हैं इन पे आप थोड़ा सा मतलब इन्हीं के बारे में सोचिएगा हमेशा। एक तो सबसे पहला एटॉमिक साइज, ठीक है, ये एक फैक्टर है जो कि आपको बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एनर्जी निकाल इलेक्ट्रॉन की निकाल वगैरह में। उसके बाद आपका दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपको, मतलब किसी भी आप प्रॉपर्टीज को देखिएगा ना तो हमेशा इन चीजों के बारे में सोचिए। और अगर आपको किसी ट्रेंड में अनोमली दिख रहा है देन यू विल गो टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो चीज हो सकता है, चेंज इन सबशन, स्टेबिलिटी, सॉरी, चेंज इन सबशेल की वजह से हो सकता है, और दूसरा हो सकता है हाफ फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड वाला केस हो सकता है, ठीक। अगर कहीं आपको एनॉमली लिख रही है तो ओके। तो इन मतलब मेन आपका ये जो मेन आइडियाज हैं जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन आइडियाज को संभाल के रखें ना, इन्हीं के अराउंड इर्द गिर्द सोचने की कोशिश कीजिएगा, जब भी आपको कुछ परेशानी हो तो आपको आंसर्स इन्हीं सब में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और ऐसे ऑन टॉप ऑफ योर हेड यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ डाउट्स तो फिर बताइए। एक एग्जाम्पल में हमको एग्जैक्टली वो सवाल याद नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल्स में एक सवाल है उसमें शायद बोरॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ तो दिया हुआ है, ऐसे करके देखिए सवाल है आपका। Which of the following will have most negative electron gain enthalpy? नहीं नहीं, वो एमसीक्यू नहीं है, वो सब्जेक्टिव टाइप का, वो सॉल्व्ड में ही है। हाँ वो सॉल्व ही है एग्जांपल। नहीं नहीं, वो सवाल नहीं, वो सवाल नहीं, एमसीक्यू नहीं है वो। नहीं नहीं, अच्छा सॉल्व में ही है ना एग्जांपल तो। हाँ सॉल्व में ही है, उसमें शायद 3 एलिमेंट्स का उन्होंने दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों में से कुछ एक दिया हुआ है। ये द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाँ वैल्यूज हाँ ऑफ हाँ 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 हाँ, सही सही सही।
ये वाला अच्छा सवाल है, पर उसको रीड कीजिएगा, उसमें उनको वैल्यूज वगैरह बताइएगा। सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आई थिंक ना। जी 496 सोडियम का कितना है? 496 496, मैग्नीशियम का 737 737 और सिलिकॉन का 786 786। अब उन्होंने बोला है कि एल्यूमिनियम का will be close to 575 और 760। ठीक है, तो पूछ रहा है एल्यूमिनियम का कितना होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 575 होगा या फिर 760 होगा। ठीक है, मेनली उनका मकसद यही पूछने का। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये जो वैल्यूज है ना, इन सब वैल्यूज में तो ये वैल्यू दिया हुआ नहीं है, 575 9 760 दिया हुआ है, करेक्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि 575 किन दोनों के बीच में आ रहा है, सोडियम एंड मैग्नीशियम, और 760 मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, तो पूछते यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में होगा या इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को देखिएगा अगर, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि ये मैग्नीशियम से कम होगा या मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, बेसिकली यही पूछ रहे हैं, है ना। बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि 575 और 760 के बीच में 737 आ रहा है, तो या तो एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से कम होगा या तो वो ज्यादा होगा, कोई चीज हो सकती है। आप बताइए यहाँ पे मैग्नीशियम का जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 1s2 2s2, एल्यूमिनियम का हाँ 2s2। अच्छा, हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, विल बी व्हाट 3s2 ना, थर्ड शेल में है ना, ये थर्ड पीरियड में। यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या आएगा, नियॉन आएगा ना, सोडियम मैग्नीशियम राइट, नियॉन, और ये हो जाएगा नियॉन, और 3s2 3p1। कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है बताइए, 3p1 3p1 से। एल्यूमिनियम विल बी लेस देन मैग्नीशियम, यानी कि 575 के क्लोज होगा। ठीक है, तो ये सवाल जिसमें डेटा को ज्यादा दिया हुआ है, इनकी और इनकी जरूरत नहीं थी हमको, कि बेसिकली ये सवाल ये पूछना चाह रहे थे डेल्टा एच आई ऑफ एल्यूमिनियम will be higher than mg और lower than mg। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं होगा, और कुछ है नहीं अभी कब है आप 7th को है ना एग्जाम, वेडनेसडे। जी वेडनेसडे को। ठीक है, तो बीच में भी आप मतलब व्हाट्सएप में हमको मैसेज कर दीजिए कुछ तरह के डाउट्स आए तो। ठीक जी ठीक है, अच्छा